कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्राणं, नमो लोय सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्नु मंगलानां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लो ही में देख लो क्या क्या करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने घाती अघाती कर्म प्रकृतियों में घाती प्रकृति के दो टाइप देखे थे, सर्वघातिनी और देशघातिनी। सर्वघातिनी देशघातिनी में हमने उनके अनुभाव के बारे में पढ़ा था। दो तरह का अनुभाव होता है, सर्वघाती अनुभाव और देशघाती अनुभाव। सर्वघातिनी प्रकृतियों में केवल सर्वघाती अनुभाव ही होता है, मतलब वो अपने घाती गुण का संपूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, घात करते हैं। और प्लीज एक बार म्यूट कीजिए ना सभी। और जो देशघाती अनुभाव होता है, देशघाती अनुभाव में जो भी घाती गुण होता है उस कर्म प्रकृति का, उस घात मतलब जो देशघाती अनुभाव है, जब देशघाती अनुभाव रहता है तो कर्म प्रकृति अपने घाती गुण का पूर्ण रूप से घात नहीं कर पाती, आंशिक रूप से ही घात करती है। सर्वघातिनी प्रकृतियों में सर्वघाती अनुभाव ही होता है। प्लीज म्यूट। अभी ध्यान में रखना, किसी को भी अभी बीच में डाउट सेशन नहीं रखने के भाव है। लास्ट में 9:30 के बाद में ही हम डाउट सेशन रखेंगे, तो अभी आप लोग प्लीज थोड़ा सा साथ में देखना। फिर आता है सर्वघाती, फिर देखा हमने देशघातिनी प्रकृति। देशघातिनी प्रकृतियों में दोनों तरह का अनुभव होता है, सर्वघाती अनुभव भी होता है, देशघाती अनुभव भी होता है। जो सर्वघातिनी प्रकृति, जो देशघातिनी प्रकृति है, जब वो अपने घाती गुण का पूर्ण रूप से घात कर देती है, मतलब बिल्कुल भी गुण प्रकट नहीं हो पाता, वो उसका सर्वघाती अनुभाव है। और जब वो देशघातिनी प्रकृतियां अपने घाती गुण का पूर्ण रूप से घात नहीं करती, मतलब आंशिक रूप से घात करती हैं, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत गुण प्रकट भी हो जाता है, तो उस समय उन प्रकृति को हम क्या उस समय उस अनुभाव को क्या बोलते हैं, देशघाती अनुभाव। ये हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। अब इसमें हमको सारी प्रकृति के जितने भी 122 प्रकृति हैं उनके बारे में हम देख रहे थे। तो उन प्रकृतियों में हमने ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियों के बारे में देखा था। कौन सी प्रकृति? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 प्रकृति जो है ज्ञानावर्णी कर्म की, वो क्या है, देशघातिनी प्रकृति है। और उसमें भी हमने देखा था कि सिर्फ अवधि आभिनिभूति ज्ञानावर्णी और श्रुत ज्ञानावर्णी में ओनली देशघाती अनुभाव होता है, सर्वघाती अनुभाव नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों गुण जो है प्रकट, आभिनिभूति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट होते ही होते हैं हर जीव में किसी भी अवस्था में। फिर है अवधि ज्ञानावर्णी और मनपर्यव ज्ञानावर्णी। इन दोनों प्रकृतियों का देशघाती और सर्वघाती दोनों रूप का अनुभाव होता है, लेकिन ये प्रकृतियां देशघातिनी अनुभाव है, देशघातिनी प्रकृतियां हैं, क्योंकि ये प्रकृतियों में आंशिक रूप से घात होना भी क्या लिखा है, संभव होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। और जब पूर्ण रूप से घात करती है, बिल्कुल भी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता, बिल्कुल भी मनपर्यव ज्ञान प्रकट नहीं होता, वो उनका सर्वघाती अनुभाव का उदय, मतलब सर्वघाती अनुभाव है उस प्रकृति का। और देशघाती अनुभाव कब होता है? जब अवधि ज्ञान थोड़ा सा प्रकट होता है। फिर हम थोड़ा सा प्रकट होने का अर्थ ये नहीं है कि ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा सा प्रकट होता है मतलब अवधि ज्ञान प्रकट होता है, उसका आंशिक रूप से ही घात हुआ है, पूर्ण रूप से अवधि ज्ञान का घात नहीं हुआ। फिर केवल ज्ञानावर्णी कर्म का घाती गुण है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान पर हमने देखा था, केवल ज्ञान जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आंशिक रूप से उसका घात संभव हो या फिर आंशिक रूप से केवल ज्ञान प्रकट हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो इसलिए ये प्रकृति सर्वघातिनी प्रकृति होती है, जो जिसमें सर्वघाती अनुभाव होता है। फिर आते हैं हम दर्शनावर्णी कर्म। दर्शनावर्णी कर्म की फर्स्ट टू 5 हमने अभी स्किप करी थी। लास्ट की जो 4 दर्शनावर्णी चतुष्क है 9 प्रकृतियों में से, उनको हमने देखा था। चक्षु दर्शनावर्णी का चक्षु दर्शनावर्णी देशघातिनी प्रकृति है, उसका सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का अनुभव होता है। जब भी जीव चक्षुर इंद्री से युक्त नहीं, मतलब जब भी जीव को चक्षुर इंद्री नहीं मिलती, तब तक उस अवस्था तक जीव के चक्षु दर्शनावर्णी पर पूर्ण रूप से, मतलब चक्षु दर्शनावर्णी ने पूर्ण रूप से घात किया है, चक्षु दर्शन पर पूर्ण रूप से आवरण रहता है।
कब कब रहता है? जब उसका सर्वघाती अनुभव होता है। और जब चक्षु इंद्रिय रहती है जीव के पास और जब उसका देशघाती अनुभव होता है, तो फिर चक्षु दर्शन प्रकट होता है। फिर आया था अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन की प्रकृति ऐसी है जिसमें सर्वघाती अनुभव होता ही नहीं है। मतलब जीव किसी भी अवस्था में रहे, उसको जब तक वो छद्मस्त है तब तक अचक्षु दर्शन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है? इसलिए इसका सर्वघाती अनुभव नहीं होता, देशघातिनी प्रकृति है, क्योंकि आंशिक रूप से घात संभव है। देशघात होता है, उसका देशघाती अनुभव होता है। फिर आया चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शनावणी। नेक्स्ट है अवधि दर्शनावणी। अवधि दर्शनावणी को भी हमने अवधि ज्ञानावरणी के समान ही देखा था। वहां पर भी सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का अनुभव होता है। नेक्स्ट आया था केवल दर्शन। केवल दर्शन का सेम है केवल ज्ञान के समान। केवल ज्ञान में हमने क्या देखा था? वहां पर सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि आंशिक रूप से भी केवल दर्शन प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए केवल दर्शनावणी हमने देख ली, ये भी सर्वघातिनी प्रकृति। अब हम आते हैं वेदनी कर्म पर। निद्रा पंचक को अभी एक तरफ रखते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा डिस्कशन वाला पॉइंट है। तो एक बार हम जिस पॉइंट को लेके पकड़े हुए हैं, हमारी जो 3 स्टेप्स हमने देखी थी, सबसे पहले हमको ये चेक करना कि उसमें देशघाती नहीं, हाँ, सबसे पहले उसमें ये देखना कि क्या उसमें आंशिक घात संभव है। अगर संभव नहीं है तो वो प्रकृति, मतलब पूर्ण घात कर रही है क्या, तो वो प्रकृति सर्वघातिनी हो जाएगी। अगर वो प्रकृति पूर्ण घात नहीं कर रही, उसमें आंशिक घात संभव है, तो वो प्रकृति देशघातिनी है। अब उसके बाद हमको देखना कि वो प्रकृति देशघातिनी होने के बाद, मतलब देशघातिनी प्रकृति है तो देशघाती अनुभव तो होगा ही होगा, आंशिक रूप से घात किया है। अब आंशिक रूप से घात किया है मतलब देशघाती अनुभव है, इसका मतलब क्या हुआ? फिर हमको ढूंढना क्या इसका सर्वघाती अनुभव भी हो सकता है क्या? क्या कभी ऐसा होता है कि ये गुण बिल्कुल भी प्रकट ना हो? वो उसका सर्वघाती अनुभव हो जाएगा। ठीक है? अब हम आते हैं हमारे वेदनी कर्म की प्रकृतियों पर। वेदनी कर्म, अच्छा एक बात बताइए, वेदनी कर्म की प्रकृति को हमको सर्वघातिनी देशघातिनी चेक करना है क्या? कौन सी नहीं होगी नहीं नहीं देशघातिनी? नहीं 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 नहीं। होगी, है ना, क्योंकि जो वेदनी कर्म है वो वो घातिनी प्रकृतियां है ही नहीं। तो इसलिए हमको बात, सॉरी मैंने 122 की बात करी थी, 122 की अपेक्षा नहीं देखना हमको, सर्वघाती और देशघातिनी किसकी अपेक्षा देखना है? घाती कर्म की प्रकृति। घाती कर्म की कितनी प्रकृति है? 47 46 47 47 प्रकृति है घाती कर्म की। ठीक है, इनकी अपेक्षा हमको देखना है। 47 क्या है? 5 प्लस 9 प्लस 28 प्लस 5, ये हो गई टोटल प्रकृति किसकी? घाती कर्म की। ठीक है, तो हमने 5 प्रकृति देख ली, 9 प्रकृति देख ली, अब हमको देखना है 28 प्रकृति। 28 प्रकृति किसकी है? मोहिनी कर्म की। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां कैसी हैं? 3 प्लस 25। 25 में कैसे होता है? 16 प्लस 9। ठीक है, अब 3 प्रकृति में से तीनों ही प्रकृति का उदय संभव होता है, इसलिए हम तीनों की ही बात करेंगे। देशघातिनी प्रकृति, सॉरी, सबसे पहले दर्शन मोहिनी की प्रकृति कौन सी है? तो बताया है कि सबसे पहले प्रकृति है, ये तो हो गई प्रकृति, ये हो गया उसका घाती गुण, और ये उसका स्पष्टीकरण देख रहे हैं हम। ठीक है, प्रकृति कौन सी है? देशघातिनी प्रकृति, सॉरी, दर्शन मोहिनी की सबसे पहली प्रकृति कौन सी है? मिथ्यात्व वेदनी, नहीं, सबसे पहले होती है सम्यक वेदनी। ठीक है, सम्यक वेदनी, फिर मिथ्यात्व वेदनी, फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। सम्यक वेदनी का घात्य गुण क्या है? सम्यक वेदनी का जब भी उदय रहता है तो वो किसको प्रकट नहीं होने देता। जब ध्यान से समझना, सम्यक वेदनी का जब उदय रहता है तो वो किसको प्रकट नहीं होने देता? उसका जो घाती गुण है ना, आत्मा के गुणों में से बताना है हमको। तो कौन सा गुण है? तो बताया है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व का जो गुण है वो उसका घाती गुण है। जब भी सम्यक्त्व वेदनी का उदय रहता है तो सम्यक्त्व पे क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। सम्यक्त्व का पूर्ण रूप से घात हो रहा है या फिर आंशिक रूप से घात हो रहा है, जिस भी तरह से घात हो रहा है, लेकिन घात किसका हो रहा है? इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? घाती गुण मतलब है कि किस कौन से गुण पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया उसका घाती गुण। तो सम्यक वेदनी के उदय में हमने पढ़ा था, सम्यक वेदनी का जब उदय होता है तो जीव के शायिक सम्यक्त और औपशमिक सम्यक्त का क्या होता है? पूर्ण रूप से घात रहता है, मतलब वो प्रकट होता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल किस पे इफेक्ट पड़ता है? और शयोपशमिक सम्यक्त प्रकट हो जाता है, तो इस पे इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सम्यक्त्व पे। सम्यक वेदनी का घाती गुण क्या है? सम्यक्त। अब ये जो सम्यक्त्व है ना, जीव के जीव का सम्यक्त्व गुण की जब हम बात करते हैं
अच्छा, सम्यक वेदनी का जब उदय रहता है तो जीव का शायिक और औपशमिक सम्यक तो पूर्ण रूप से घात होता है। लेकिन यहाँ पर हमको सबसे पहले तो ये चेक करना कि सम्यक वेदनी का सम्यक वेदनी के उदय में उसके सम्यक्त्व गुण का आंशिक रूप से भी घात संभव होता है क्या? क्या कभी ऐसा होता है कि सम्यक वेदनी का उदय हो और थोड़ा सा सम्यक तो प्रकट हो जाए? तो हाँ, ये है, शायोपशमिक सम्यक तो प्रकट होता है सम्यक वेदनी के उदय के कारण। तो इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से घात नहीं है या फिर आंशिक रूप से घात संभव है। आंशिक घात संभव या फिर पूर्ण घात नहीं है, जो भी लिखना है हमको। तो ये क्या दर्शाता है? ये प्रकृति क्या है? देशघातिनी है। देशघातिनी प्रकृति। और देशघातिनी प्रकृति है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें देशघाती अनुभाव होगा। देशघाती अनुभाव, देशघाती अनुभाव मतलब आंशिक घात संभव। ठीक है। उसके बाद फिर हमको दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमको क्या देखना है, क्या पूर्ण घात भी संभव है क्या? तो यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है ना, जिस सम्यक्त्व की, तो क्या कभी ऐसा होगा कि सम्यक्त्व वेदनी के रहते सम्यक्त्व टोटल वैनिश हो जाए? जब भी जीव का सम्यक् वेदनी का उदय हो, उस समय जीव के पास सम्यक्त्व हो ही ना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो हो सकता, सकता है, क्योंकि कैसे हो सकता है? नहीं हो सम्यक सकता। वेदनी का उदय हो तो जीव के पास सम्यक्त्व हो ही नहीं। सम्यक वेदनी का उदय कब रहता है? हमने देखा फोर्थ गुण स्थान ये एंड तो अबव। सम्य तत्व नहीं होगा ना उसको। अगर सम्यक वेदनी का उदय ही नहीं है तो उसको अगर सम्यक का पूर्ण घात का क्या अर्थ हुआ? सम्यक का पूर्ण घात है मतलब जीव मिथ्या दृष्टि है या फिर सम्यक मिथ्यात्व है। तो सम्यक हम्म मिथ्यात्व में है या फिर मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्व गुण स्थान में है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में मतलब मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है। तो अगर मिथ्यात्व को प्राप्त है या फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त है तो जीव के साथ सम्यक वेदनी का उदय नहीं मानेंगे। उस समय पर उसके मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय मानेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि सम्यक वेदनी के उदय रहते सम्यक्त्व का पूर्ण रूप से घात हो जाए। तो इसमें पूर्ण घात संभव नहीं है, इसलिए इसमें सर्वघाती अनुभाव नहीं होता। ठीक है, इसमें ओनली देशघाती अनुभाव होता है। ये हो गया सम्यक वेदनी की बात। अब हम आते हैं मिथ्यात्व वेदनी पे। मिथ्यात्व वेदनी जो प्रकृति है ना, मिथ्यात्व वेदनी, इसका आत्मा के कौन से गुण पे घात होता है? क्या मिथ्यात्व आत्मा का गुण है? नहीं, मिथ्यात्व आत्मा का गुण नहीं है। अगर मिथ्यात्व वेदनी का उदय रहते जीव के किसी या फिर आत्मा के किसी गुण पे घात होता है तो वो है सम्यक्त्व। यहाँ पर भी सेम बात हो गई। ये सम्यक्त्व का ही घात करता है, लेकिन सम्यक्त्व का आंशिक घात करता है क्या? नहीं, ये सम्यक्त्व का पूर्ण रूप से घात कर देता है। क्योंकि जब भी मिथ्यात्व वेदनी रहता है तब सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो सकता। कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आंशिक रूप से सम्यक्त्व प्रकट हो जाए मिथ्यात्व वेदनी के उदय रहते। इसलिए मिथ्यात्व वेदनी सम्यक का पूर्ण घात करता है, इसलिए ये प्रकृति क्या हो गई? सर्वघातिनी। ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में क्या होता है? सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का जब उदय रहता है तब जीव वापस से इसके सम्यक्त्व गुण पर ही इफेक्ट पड़ता है। तब जीव का सम्यक्त्व क्या होता है? पूर्ण रूप से घात हो जाता है। ये भी सेम है, जैसा ये है वैसा ये है। मिथ्यात्व वेदनी सम्यक वेदनी दोनों का पूर्ण रूप से घात हो जाता है। सम्यक्त्व का इन दोनों के उदय रहते बिल्कुल भी सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो पाता, इसलिए ये प्रकृति क्या है? सर्वघातिनी प्रकृति है। नेक्स्ट आते हैं हम कषाय पे। कषाय जो है, अब कषाय को कैसे देखना? फोर्थ से लेकर, चलो हम कषाय 16 कषाय की अलग से बात करते हैं, ऐसे क्रम से आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम बात करते हैं 16 कषाय में, तो 1 से लेकर 12 तक के जो कषाय है ना, अच्छा अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट से फोर्थ तक का जो कषाय है, फर्स्ट से फोर्थ कौन सा है? अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क का जब उदय रहता है तब जीव के क्या होता है? अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय रहते जीव क्या प्राप्त नहीं कर सकता? कौन से आत्मा के रुचि, कौन से गुण पर इसका प्रभाव पड़ता है? कौन से गुण पर इफेक्ट व्रत पड़ता है? रुचि नहीं, तो जब व्रत तक रुचि गुण, व्रत रुचि व्रत नहीं रुचि होती। गुण। हाँ ठीक है, जो इसका आत्मा का जो घाती गुण है वो हम बताएंगे व्रत रुचि। व्रत रुचि का क्या अर्थ हुआ कि जब तक अनंतानुबंधी कषाय है,
जब तक अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय रहता है तब तक जीव फर्स्ट गुण स्थान में रहता है, सेकंड में रहता है, थर्ड में रहता है, फोर्थ मतलब फर्स्ट और सेकंड में, फोर्थ तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? फोर्थ गुण स्थान कौन सा है? व्रतों के प्रति रुचि होना, मतलब जो भाव है उसके, भले ही वो व्रत को ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर व्रतों के प्रति क्या है उसकी रुचि। व्रत का यहाँ पे क्या लेना देना है? व्रत का लेना देना, जैसे हमने जो भंग देखे थे, वो भंग में हमने देखा था ज्ञान ग्रहण और पालन। तो वहां पर ज्ञान का जहां से पॉइंट स्टार्ट होता है वो फोर्थ गुण स्थान है, वो है अविरत सम्यक दृष्टि की अवस्था। अविरत सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं, उन जीवों को व्रत के प्रति रुचि होती है, भले ही वो ग्रहण ना करे, पालन ना करे, लेकिन उनमें ज्ञान होता है। कभी ग्रहण कर ले तो पालन ना करे, वो आगे देखेंगे। रिवीजन क्लास के हिसाब से इतना समझना कि अनंतानुबंधी चतुष्क का जब तक उदय रहता है तब तक जीव व्रतों के प्रति रुचि नहीं रख पाता। रुचि ही नहीं रख पाता, इसका मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क ने आत्मा के कौन से गुण का घात किया है? व्रत रुचि। और व्रत रुचि बिल्कुल भी व्रत रुचि प्रकट नहीं हो पाती है, इसलिए इसका पूर्ण घात किया करता है। ये इस गुण का पूर्ण घात करता है, इसलिए पूर्ण घात करने के कारण ये प्रकृतियां भी क्या होती हैं? सर्वघातिनी प्रकृतियां होती हैं अनंतानुबंधी चतुष्क। नेक्स्ट आते हैं 5 से 5 6 7 8। 5 से 8 क्या है? अप्रत्याख्यान चतुष्क। अप्रत्याख्यान चतुष्क का जब तक उदय रहता है तब तक जीव क्या नहीं कर पाता? मतलब अप्रत्याख्यान चतुष्क का उदय जब हटता है तो उसके बाद क्या होता है? मतलब जब तक अप्रत्याख्यान चतुष्क का उदय रहेगा तब तक जीव जो व्रत देश पचखान है ना, निवृत्ति। उसका टोटल ग्रहण नहीं कर पाता। व्रत पचखान का टोटल ग्रहण और पालन मतलब कौन सी अवस्था है? वीरता विरत अवस्था। देश विरत भी बोलते हैं इसको, वीरता विरत अवस्था। तो ये जो वीरता विरत अवस्था है, आत्मा का वीरता विरति का गुण है, मतलब आंशिक रूप से विरत, आंशिक रूप से अविरत। ये जो वीरता विरत का गुण है, जो फिफ्थ को बोलते हैं, इस गुण स्थान में इस समय पर जीव, मतलब इस गुण स्थान को जीव क्यों प्राप्त नहीं कर पाता? क्योंकि जीव का अप्रत्याख्यान चतुष्क का उदय, जब तक अप्रत्याख्यान चतुष्क का उदय रहता है तब तक इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए इस गुण का भी पूर्ण रूप से क्या करता है? वो घात करता है। इसलिए पूर्ण रूप से घात, इस गुण का पूर्ण रूप से घात करने से ये प्रकृति सर्वघातिनी प्रकृति हो जाती है। नेक्स्ट आता है 9 to 12। 9 to 12 में क्या होता है? हाँ, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का जब तक उदय रहता है तब तक जीव क्या नहीं कर पाता? मतलब इसके उदय के कारण आत्मा के कौन से गुण पे इफेक्ट पड़ता है? तो वो बताया है सर्ववीर्ति। जब तक प्रत्याख्याना वरण चतुष्क का उदय रहता है तब तक जीव सर्ववीर्ति स्वीकार नहीं कर पाता। सर्ववीर्ति रूप गुण का आत्मा के पूर्ण रूप से क्या कर देता है? घात कर देता है। इसलिए ये प्रकृति भी क्या हो गई? सर्वघातिनी प्रकृति हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है संज्वलन चतुष्क। संज्वलन चतुष्क, जब जब जीव के संज्वलन चतुष्क का उदय रहता है उस समय जीव के कौन से गुण का घात, मतलब आत्मा कौन से गुण पे इफेक्ट पड़ता है? तो बताया है संज्वलन चतुष्क का जब उदय रहता है। संज्वलन चतुष्क का उदय कब रहता है? 6th एंड अबव, 6 7 8 9 10 तक रहता है। ठीक है, अब 6 7 9 10 के समय पर, जब जीव के 6 7 9 10 की अवस्था है उस समय पर, और उसके बाद क्या रहता है? तो बताया कि उसके बाद जीव का इतना शुद्ध निर्मल चारित्र होता है जिस शुद्ध निर्मल चारित्र को संज्वलन चतुष्क प्राप्त नहीं करने देता। मतलब चारित्र तो प्राप्त हुआ है, आत्मा का जो चारित्र गुण है वो तो प्राप्त हुआ, लेकिन आंशिक रूप से प्राप्त हुआ। मतलब शुद्ध निर्मल चारित्र क्या नहीं हुआ? उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो चारित्र गुण था उसका आंशिक रूप से घात हुआ। आंशिक घात होने का क्या अर्थ हुआ? पूर्ण रूप से घात नहीं किया। आंशिक घात हुआ मतलब पूर्ण रूप से घात नहीं किया, मतलब जब तक संज्वलन चतुष्क का उदय है तब जीव को चारित्र की प्राप्ति तो हो जाती है, उसका चारित्र गुण आंशिक रूप से प्रकट तो होता है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। पूर्ण चारित्र प्रकट होने का क्या अर्थ है? शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति, वो नहीं हो पाती संज्वलन चतुष्क के रहते, उदय रहते। इसलिए आंशिक घात करने के कारण ये प्रकृति क्या होती है?
देशघातिनी प्रकृति। और अब देशघातिनी प्रकृति में हमको देखना कि संज्वलन चतुष्क का जब उदय रहता है। अच्छा, यहाँ पर हमको ना जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, तो इसको यहाँ से समझ लेना। देशघातिनी प्रकृति तो है, अब देशघातिनी में हमको क्या देखना है, इसका देशघातिनी के दो टाइप देखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, देशघातिनी प्रकृति है, मतलब देशघाती अनुभाव तो होगा, आंशिक घात हो रहा है, देशघाती अनुभाव, देशघाती अनुभाव। और देशघाती अनुभाव तो हो रहा है। देशघाती अनुभाव होने का क्या अर्थ है, देशघातिनी प्रकृति है, मतलब चारित्र गुण कहीं ना कहीं आंशिक रूप से प्रकट हो रहा है। लेकिन किसकी अपेक्षा बोल सकते हैं हम लोग, किसकी अपेक्षा ऐसा बोल सकते हैं कि जीव को चारित्र गुण की प्राप्ति हुई है संज्वलन चतुष्क के रहते। तो बताया है कि जब जीवों को चारित्र मिल गया है, जिन जीवों को मिला, किन जीवों को मिला है, पहले जीव कौन से है, वीरता विरत, फिफ्थ गुण स्थान वाले। और दूसरे जीव कौन से है, सर्वविरत। वीरता विरत और सर्वविरत दोनों ही जीवों को क्या हो गया है, उनके देशघाती अनुभाव का उदय है, क्योंकि उनके अंदर चारित्र आंशिक रूप से प्रकट हो गया है, आंशिक ही घात हुआ है उनके चारित्र गुण का। कहीं ना कहीं दोनों के पास चारित्र है, इनके पास देश वीरती है, इनके पास सर्ववीरती है। तो उस जो चारित्र गुण है उसका देशघाती अनुभाव उदय है इस प्रकृति का, इसलिए चारित्र गुण का आंशिक रूप से घात हुआ है। लेकिन जो जो जीव ये वाले हैं, व्रत रुचि का टोटल जिनका घात हो गया है, मतलब जो जीव अविरत है, अविरत जीव के वो व्रत पचखांड जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, व्रत रुचि भी नहीं है और व्रत रुचि वाले भी नहीं है, प्लस अगर व्रत रुचि है तो भी उनका देश विरत और सर्वविरत नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ये चारों गुण स्थान वाले। 1 2 वाले तो व्रत रुचि होगी नहीं, और 4 वाले क्या हो जाएंगे, व्रत रुचि होने के बाद भी विरत नहीं हो पाते, वो उसका व्रत पचखांड का स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसे जो जीव हैं उनके अंदर चारित्र आंशिक रूप से भी प्रकट नहीं होता, तो वो होता है उसका सर्वघाती अनुभाव। इसलिए इसमें संज्वलन चतुष्क के उदय में जीव के देशघाती और सर्वघाती दोनों तरह का अनुभाव होता है, देशघातिनी प्रकृति होने के कारण, मतलब होने के साथ साथ। ठीक है, ये किसमें होता है, सर्वविरत जीवों में। सर्वघाती अनुभाव किसमें होता है, अविरत जीवों में। ठीक है, अब जैसे हमने संज्वलन चतुष्क पढ़ा, नेक्स्ट क्या आ गए, 9 नौ कषाय, 1 से लेकर 9 तक 9 कषाय। ठीक है, जो 1 से 9 तक 9 कषाय है उनमें भी संज्वलन चतुष्क के समान ही समझना, उनमें भी चारित्र गुण का ही, वो उनके उदय में भी चारित्र गुण पे ही इफेक्ट पड़ता है। और 9 कषाय का जैसे जैसा उदय रहता है, वो 9 कषाय का उदय भी 9th गुण स्थान तक रहता है, वहां पर यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पाती, लेकिन जो दूसरा चारित्र है वो तो प्रकट, वो तो मिल ही जाता है, देश वृत्ति हो या सर्ववृत्ति हो, 9 कषाय के उदय रहते भी, क्योंकि 9 कषाय का उदय 9th गुण स्थान तक समझना, तो 9th गुण स्थान में चारित्र मिल जाता है उनको आंशिक रूप से। तो वो भी आंशिक घात कर रहे हैं चारित्र गुण पर, पूर्ण घात नहीं कर पा रहे, तो वो प्रकृति देशघातिनी प्रकृति है। और जब जीव वीरता विरत और सर्वविरत अवस्था में रहता है तो उसका देशघाती अनुभाव है, जब वो अविरत अवस्था में रहता है तो वो उसका सर्वघाती अनुभाव है। एक बार आप लोग ये मिथ्यात्व की टोटल हमने देख ली, 1 2 3, फिर 4 4 4 4 16 ये हो गई, और 9 नौ कषाय ये हो गई मोहिनी कर्म की। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे लास्ट के 5। ठीक है, अब लास्ट के 5 जो है ना, अंतराय, अंतराय 5 में भी देखना, अगर इसी के साथ साथ ही देखना हो तो चलेगा, उसमें भी जो दान अंतराय है, दान अंतराय, अंतराय 5 में देखना, दान अंतराय उसका घाती गुण क्या है, दान। लाभ अंतराय किस पे अंतराय पड़ती है, लाभ पर। भोग अंतराय भोग पर। उपभोग अंतराय के उदय से उपभोग पर अंतराय पड़ती है, और वीर्य अंतराय के उदय से वीर्य पर अंतराय पड़ती है, पुरुषार्थ करने में अंतराय होती है। तो ये तो हमने घाती गुण तो देख लिए, लेकिन ये जो घाती गुण है ना, ऐसा कभी नहीं होता कि दानांतराय का उदय है तो बिल्कुल भी दान ना दे सके। कोई भी जीव आंशिक रूप से ही इसका, फास्ट हो रहा है, आंशिक रूप से ही इन प्रकृतियों का क्या होता है, दान दिया, मतलब इन प्रकृतियों के उदय में इस घाती गुण का क्या होता है,
घात होता है, लेकिन आंशिक रूप से। कभी भी भोग अंतराय का उदय है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि जीव को कभी भी कोई भोग योग वस्तु ना मिले, उसको आहार ना मिले या उसको दवाई ना मिले। भोग अंतराय का है तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जो रीयूजेबल होती है वो उसको ना मिले, और अगर मिल गई मतलब उपभोग अंतराय का उदय नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी प्रकृति ये वाली है ये आंशिक रूप से ही घात करने के कारण ये प्रकृति क्या है, देशघातिनी प्रकृति है। ठीक है, अब हमारे सिर्फ एक पॉइंट बचा है निद्रा पंचक का। यहाँ तक में किसी के कोई डाउट है क्या एक बार, क्योंकि उन्होंने बोला थोड़ा सा फास्ट जा रहा था, तो अगर आपके फास्ट जा रहा है तो मैं स्पीड स्लो करती हूँ, लेकिन अगर आपको अभी कुछ डाउट है जो आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर आप एक बार पूछ लीजिए। चलो एक बार हम निद्रा पंचक को ले लेते हैं। निद्रा पंचक की जो प्रकृति है ना, निद्रा पंचक में क्या होता है, निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्धी, ये प्रकृतियां क्या करती हैं। निद्रा, ये प्रकृति असल में होती क्या है, निद्रा की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, चैतन्य की अस्पष्टता, ये तो हमने समझ ली, लेकिन उसकी डीप में हमने जब देखा था कि जब निद्रा का उदय रहता है, निद्रा जो मोहनी कर्म, निद्रा दर्शनावर्णी कर्म है, निद्रा दर्शनावर्णी कर्म के उदय रहते जीव के जो भी जितना लेवल है आत्मा के अस्पष्ट, चैतन्य की अस्पष्टता का जितना लेवल है, उस लेवल का वो क्या करता है, मतलब पूर्ण रूप से घात करता है। क्या मतलब हुआ चैतन्य की स्पष्टता, मतलब जो भी चक्षु आपने देखा होगा, याद हो तो, चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी और अवधि दर्शनावर्णी, इनके उदय से, मतलब इनके संयोगक्षम से जो दर्शनावर्णी की प्रकृति है, चक्षु दर्शनावर्णी जो प्रकृति थी, चक्षु दर्शनावर्णी के उदय के कारण क्या होता है, चक्षु दर्शन पर घात होता है, चक्षु दर्शन प्रकट नहीं हो पाता। अचक्षु दर्शनावर्णी के उदय के कारण अचक्षु दर्शन प्रकट नहीं हो पाता, अवधि दर्शनावर्णी के उदय के कारण अवधि दर्शन प्रकट नहीं हो पाता। तो ये जो प्रकृति प्रकट नहीं हो पाता, मतलब आंशिक रूप से समझना, क्योंकि तीनों ही प्रकृति क्या है, देशघातिनी है। तो इनका जब आंशिक रूप से होता है, इनके गुणों का, वो आंशिक रूप से घात हो रहा है, मतलब आंशिक रूप से प्रकट भी हो रही है। तो प्रकट कब होती है, जब जब इन प्रकृतियों का क्षयोपशम, क्षयोपशम का क्या अर्थ हुआ, क्षय उपशम, मतलब क्षयोपशम सिंपल भाषा में समझना कि इनका जो उदय है उसको क्या कर दिया, हल्का कर दिया, पतला कर दिया, इनका जो आवरण है उसको पतला किया गया। जैसे जैसे आवरण पतला होता है वैसे वैसे जो ये तीन टाइप के दर्शन है वो प्रकट होते हैं। तो दर्शन जो प्रकट हुए हैं, इसके क्षयोपशम से जो दर्शन प्रकट हुआ था उनका क्या कर देता है, निद्रा घात कर देता है, पूर्ण रूप से घात कर देता है निद्रा। मतलब जब भी निद्रा की अवस्था होगी, रिंकी जल्दी कर दे, गाड़ी की जगह नहीं मिलती। प्लीज प्लीज अनम्यूट नहीं हो। जब निद्रा की अवस्था होती है या निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है, उस समय पर चक्षु दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से जो चक्षु दर्शन प्रकट हुआ था उसका क्या हो जाता है, घात हो जाता है। जब आप ऐसी सिंपल भाषा में समझो, जब आप नींद की अवस्था में हो तो आपके अंदर चक्षु दर्शनावर्णी का थोड़ा क्षयोपशम हुआ, आपको चक्षु दर्शन से सब चीजें दिखती हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है और आप देख सकते हो चक्षु दर्शन को। पर क्या होता है, चक्षु दर्शन जब निद्रा की अवस्था आती है, निद्रा का उदय रहता है, तो आप चक्षु दर्शन से, चक्षु इंद्रिय की सहायता से जो भी आप नॉलेज प्राप्त करने वाले थे उसको, उस पे क्या हो जाता है, पर्दा लग जाता है, उसका पूर्ण घात हो जाता है। तो आप सामने नहीं देख पाओगे, जब आप नींद में होगे तो आपके आंख के सामने क्या है वो आप नहीं देख पाओगे, या फिर अचक्षु दर्शन जो भी प्रकट हुआ है उसको आप नहीं फील कर पाओगे। मतलब जैसे नींद की अवस्था है, अगर आपको कोई आके टच करता है, स्पर्श इंद्रिय से आपको जो नॉलेज मिल जाता है, अगर आपको जागृत अवस्था में कोई टच करता है आपको पता चलता, ये अवस्था निद्रा की अवस्था में नहीं हो पाता है। ये जो प्रकट हुए दर्शन है उनका क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से घात हो जाता है। तो इसलिए जो निद्रा पंचक है ना, उसका घात्य गुण क्या है, दर्शन। दर्शन आत्मा का जो गुण है दर्शन, उस पर क्या कर देता है, निद्रा पूर्ण रूप से घात कर देता है। जो भी ये प्रकट हुए थे क्षयोपशम से, उनका निद्रा की अवस्था में पूर्ण घात हो गया। पूर्ण घात होने के कारण से ये प्रकृति क्या हो गई, पूर्ण घात होने से ये प्रकृति क्या हो गई है, सर्वघातिनी प्रकृति। अब जैसे हमने देखा सर्वघातिनी प्रकृति पूर्ण घात तो कर रही है, कौन सी, निद्रा।
अब जब निद्रा दर्शन का पूर्ण घात कर देती है तो फिर प्रचला का क्या काम है? प्रचला का क्या काम है? तो प्रचला में हमने देखा कि प्रचला की जो चैतन्य की अस्पष्टता प्रचला के द्वारा होती है वो निद्रा की अपेक्षा ज्यादा होती है। निद्रा का जितना लेवल है उससे ज्यादा लेवल का नींद की अवस्था या चैतन्य की अस्पष्टता की अवस्था प्रचला में होती है। उसके बाद है निद्रा, निद्रा उसकी और ज्यादा होती है, प्रचला प्रचला और ज्यादा होती है। स्त्यानार्धी की सब मतलब घात तो सिर्फ एक ही चीज का कर रहे हैं लेकिन अपने अपने लेवल का, और अपने लेवल का पूर्ण रूप से घात कर रहे हैं। अगर निद्रा के उदय में दर्शन लब्धि नहीं, दर्शन लब्धि वर्ड नहीं लेना है, यहाँ पे दर्शन गुण है, जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की बात की गई, उन गुणों का क्या कर देते हैं? पूर्ण रूप से घात कर देते हैं, लेकिन अपने अपने लेवल पर। अपने अपने लेवल का जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है उसको बोला है स्व सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, स्व सामर्थ्य के अनुसार आत्मा के प्रकट हुए चक्षु दर्शन आदि गुणों का घात होता है। किस लेवल का घात होता है? स्व सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, ये हुआ निद्रा प्रचला वगैरह के पांच, मतलब जिसका जितना लेवल है उसका पूर्ण रूप से घात करेगा। जैसे मान लो ये 5 लेवल है, ये 5 लेवल है। निद्रा का लेवल है कि वो इस इतने लेवल का क्या करेगा? आत्मा का घात करेगा, आत्मा के स्पष्टता का घात करेगा, या फिर जो दर्शन, ये चक्षु और अवधि दर्शन प्रकट हुए थे उस दर्शन का इतने लेवल का ही ये टोटल दर्शन है। ठीक है, इस टोटल दर्शन में से इतने लेवल का क्या करता है? निद्रा घात करता है। तो निद्रा इतने लेवल का घात करेगा तो ऐसे नहीं होगा कि थोड़ा सा घात कर दिया, इतना घात कर दिया और इतना रह गया, या फिर पर से देखें तो इतना घात कर दिया इतना रह गया, ऐसा नहीं होगा। अगर वो घात कर रहा है तो वो कंप्लीट घात करता है। निद्रा अपने लेवल का निद्रा पूरा घात करेगा। फिर उसके बाद फिर प्रचला का लेवल है, तो प्रचला के लिए बोला है कि इतना लेवल का प्रचला क्या करेगी? घात करेगी। तो प्रचला का जो लेवल है उस लेवल तक वो पूर्ण रूप से क्या करती है? घात करती है। फिर ऐसा नहीं होगा कि ये जो प्रचला है वो सिर्फ इतना सा घात करके रह जाए या फिर इतना सा घात करके रह जाए, ऐसा नहीं होता। जितना उसका लेवल है, अगर यहाँ तक उसका लेवल है तो वो पूर्ण रूप से घात करेगी। अगर निद्रा का लेवल इतना है तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूर्ण रूप से घात करेगी। प्रचला का लेवल यहाँ तक है तो वो पूर्ण रूप से इतना घात करेगी। और स्त्यानार्धी का पूरा दर्शन का लेवल है घात करने का, तो पूरा लेवल का घात करेगी, लेकिन कभी भी वो दर्शन, जो उसका दर्शन गुण है उससे उसको उससे रहित नहीं कर सकती। दर्शन प्रेजेंट होता है, सिर्फ वो दर्शन लब्धि जो चक्षु अचक्षु और अवधि से प्रकट हुई थी, उस दर्शन वो अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन का घात करता है। दर्शन गुण का घात नहीं करता। उसके अंदर दर्शन गुण प्रेजेंट होगा, क्योंकि दर्शन गुण प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही इनका आवरण या फिर इनका जो भी घात है वो पतला हुआ इनके लेवल का, तो वैसे वैसे वो दर्शन गुण वापस से प्रकट हो जाएगा। इसलिए ये प्रकृति क्या है? पांचों ही प्रकृति, निद्रा पंचक, सभी पांचों ही प्रकृति क्या है? सर्वघातिनी प्रकृति है। ठीक है, ये हो गया निद्रा पंचक की बात। तो अब हमने देख लिया 5 कंप्लीट हो गई थी, 4 + 5 ये भी 5 + 4, 5 + 4 9 प्रकृति भी हमने कंप्लीट कर ली, 28 भी कर ली और 5 अंतराय भी कर ली। ये हमारा देश घातिनी सर्वघातिनी वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, और इसके साथ साथ शायद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें बस एक पॉइंट और है जिज्ञासा समाधान का। जिज्ञासा समाधान में बस इतना ही बोल रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि जो देश घातिनी प्रकृति है, वो देश घातिनी प्रकृति क्या है? आंशिक रूप से घात कर रही, तो उनको हमने देश घातिनी प्रकृति कह दिया। पर जब वो ही प्रकृति जब पूर्ण रूप से घात कर रही है, तो उस समय पे उनको देश घातिनी क्यों कहा है? उनको तब जब वो पूर्ण रूप से घात कर रही है तो उनको क्या कहना चाहिए? सर्वघातिनी कहना चाहिए। भले ही वो देश घातिनी प्रकृति आंशिक रूप से घात करे या पूर्ण रूप से घात करे, हमने दोनों ही केस में देश घातिनी बोला उनको। उसके लिए आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सबसे सिंपलर एग्जाम्पल लेते हैं हम डाइनिंग टेबल का। डाइनिंग टेबल पे आप उस पे आप बैठ के सब्जी सुधार रहे हो, आप बैठ के जनरल बैठ के बात कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप डाइनिंग टेबल पे डिनर के अलावा लंच भी कर रहे हो, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो, उसको कहलाएगा क्या? वो डाइनिंग टेबल ही कहलाएगा। और कई बार ऐसा है कि वो डाइनिंग टेबल पे आप डिनर कर भी नहीं रहे होगे या कुछ भी उसका यूज नहीं कर रहे होगे, पर कहलाएगा तो वो डाइनिंग टेबल ही ना, भले उस पे डिनर हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर कोई और चीज हो रही है।
इसी प्रकार से देशघातिनी प्रकृतियों में अगर देशघाती अनुभाव संभव है, वहां पर डाइनिंग टेबल पर डिनर करना संभव है, कर सकते हैं, तो वो डाइनिंग टेबल कहलाया। इसी प्रकार देशघातिनी प्रकृति में देशघाती अनुभाव संभव है, तो वो देशघातिनी प्रकृति ही कहलाएगी। फिर इसी प्रकार बताया प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में प्ले मतलब गेम खेला जा रहा है या नहीं, मैच खेला जा रहा है या नहीं, या फिर उस प्लेग्राउंड का किसी दूसरे रूप में वहां पे कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरह से वहां पर उसका यूज किया जा रहा है, पर वो मुख्यतः क्या कहलाया, प्लेग्राउंड कहलाया, क्योंकि वहां वो किस पर्पस से बना हुआ है उसको हम नहीं छोड़ते, उसके लिए हम उस नाम को चेंज नहीं कर देते। वैसे ही देशघातिनी प्रकृति में देशघाती अनुभाव है, तो उसको हम सर्वघाती अनुभाव के होते हुए भी सर्वघातिनी प्रकृति ना बोल के उसको देशघातिनी ही बोलेंगे। फिर थर्ड एग्जांपल लेते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि का क्या अर्थ हुआ, ऐसी भूमि जहां पर कर्म किया जाए। कर्म मतलब असीमसी कृषि। तो ऐसे क्षेत्र जो भी क्षेत्र हमारे 6 टाइप के क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में प्लीज जिन्होंने भी स्क्रीन शेयरिंग करी है वो ठीक है। हमारे जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में से 15 कर्म भूमि जो कही गई है वो ऐसी भूमियां हैं, भरत ऐरावत महाविद्य 6 नहीं होते, सॉरी 6 प्लस 3 ये भी होते हैं, 9 जो भी क्षेत्र है, 9 क्षेत्रों में से देवगुरु, उत्तर गुरु, हरिवास, रम्यकवच वगैरह को छोड़कर जितने रिमेनिंग 3 है, भरत, ऐरावत और महाविद्य, मतलब 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य, इन क्षेत्रों में असीमसी कृषि होता है। इनके अलावा जो युगलिक क्षेत्र हमने बताए हैं, देवगुरु आदि 6, उनमें कभी भी असीमसी कृषि का कार्य नहीं होता। लेकिन भरत, ऐरावत और महाविद्य में भी कर्म भूमि, इनको कहते हैं कर्म भूमि है, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ सेलेक्टेड आरा ही ऐसा होता है जिनमें, और महाविद्यालय में मतलब उनमें क्या होते हैं, ये असीमसी कृषि होती है। लेकिन ऐसा भी पीरियड आता है जिनमें ये असीमसी कृषि नहीं होती, मतलब युगलिक काल चलता है, तो उसकी भी आपको डिटेल है, हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्रों में, महाविद्यालय की बात हम अभी नहीं करते, 5 क्योंकि वहां पर तो असीमसी कृषि होता ही रहता है, पर 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्रों में 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। हमने देखा था टोटल कितना, अगर आपको ध्यान में हो, एक काल चक्र है। एक काल चक्र में ये होता है अवसर्पिणी काल और ये होता है उत्सर्पिणी काल। ठीक है, ये जो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी जो काल है, ये मिला के पूरा एक काल चक्र बनता है। अब इस काल चक्र में ये हो गए काल चक्र में, ये अवसर्पिणी काल है, ये उत्सर्पिणी काल। फर्स्ट आ रहा, सेकेंड आ रहा, थर्ड आ रहा, फोर्थ आ रहा, फिफ्थ आ रहा, सिक्स्थ आ रहा, फर्स्ट आ रहा, सेकेंड आ रहा है, ये 6 और 6 आ रहे होते हैं। तो ये 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पिणी काल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्सर्पिणी काल होता है। ठीक है, 10 + 10 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल तक किसी भी प्रकार के असीमसी कृषि का कार्य नहीं होता। ये देशों ने 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम कैसे बताया है, ये होता है 4 3 2 1 में से 40,000 वर्ष कम, है ना, और ये होता है 20,000 वर्ष, ये होता है 20,000 वर्ष। ठीक है, ये होता है ये 4 कोड़ा कोड़ी 21,000 वर्ष सागरोपम, कम होगा। अच्छा सॉरी 21 है, हाँ ठीक है, 21,000 वर्ष है, और यहाँ पर 42 हो जाता है ना। 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, फिर ये चौथा आ रहा होता है 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 42,000 वर्ष, और पांचवा और छठा आ रहा है 21,000 वर्ष का होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 42,000 वर्ष, 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो अब इसमें से ओनली 4th आरा का कुछ पार्ट, मतलब 4th आरे का कुछ पार्ट बीत जाता है,
फोर्थ आरे का कुछ पार्ट और फिफ्थ आरा, इन दो ही में क्या होता है, अस्सी मसिक राशि होता है। यहाँ पर भी सेकेंड आरा और थर्ड आरे का कुछ पार्ट, इसमें क्या होता है, अस्सी मसिक राशि होता है। इसके रिमेनिंग 4 + 3 + 2 + 1 4 प्लस वापस से यही करेंगे 1 में क्या हो गया, ये माइनस हो गया 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष मतलब 42,000 वर्ष इधर, 42,000 वर्ष इधर, कुछ माइनस करते हैं तो उसको हम बोल देंगे देशोन। देशोन मतलब कुछ कम। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तो ये हो गए 18 कोड़ा कोड़ी वर्ष। उसमें एक कोड़ा कोड़ी जो था पूरा एक एक में से देशोन हो गया, मतलब देशोन मतलब कुछ कम। तो देशोन 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो काल होता है, उसमें इस काल में बिल्कुल भी क्या नहीं होती, अस्सी मसिक राशि आदि का कार्य नहीं होता। फिर भी उस काल में उसको कर्मभूमि ही कहते हैं। चौथे आरे में भी भरत क्षेत्र कर्मभूमि चौथे नहीं सॉरी पहले आरे में भी जो भरत क्षेत्र है वो कर्मभूमि कहलाता है, दूसरे में तीसरे में इस प्रकार। तो कहलाएगा तो वो कर्मभूमि क्षेत्र ही, भले ही उसमें हर समय कर्मभूमि हर समय अस्सी मसिक राशि नहीं हो। ठीक है, दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम झाझेरी काल तक जो 18 कोड़ा कोड़ी देशोन 18 कोड़ा कोड़ी है, मतलब 20 माइनस देशोन 18 कोड़ा कोड़ी मतलब 2 कोड़ा कोड़ी से कुछ अधिक, झाझेरी मतलब कुछ अधिक, देशोन मतलब कुछ कम। तो दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम झाझेरी काल तक अस्सी मसिक कृषि कार्य संभव होता है, इसलिए उसको कर्मभूमि कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर देश खाती अनुभाव संभव होता है उसको देश खातिनी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक बार इसमें किसी के कोई डाउट्स है क्या? हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें किसी के कोई डाउट्स हैं? घाती कर्म, अघाती कर्म। परसों आपके टेस्ट की संभावना है थर्सडे को, जिसमें 5th 6th और 7th अध्याय रहेगा। ठीक है, आज हम 7th अध्याय को भी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि कल अगर कुछ भी आपके आप पढ़ के अपना रेडी रखना, प्रिपरेशन रखना परसों के टेस्ट के हिसाब से, और उसमें कुछ भी डाउट्स रहते तो हम कल की क्लास में, रिमेनिंग क्लास में संज्वलन, संज्वलन में क्या होता है, संज्वलन चतुष्क जब रहता है ना, संज्वलन चतुष्क के उदय रहते जीव को क्या प्राप्त नहीं होता, हमने देखा था डेफिनेशन में, शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति नहीं होना मतलब चारित्र की प्राप्ति तो हो रही है, कहीं ना कहीं चारित्र गुण पर इफेक्ट पड़ रहा है, या तो शुद्ध रहित वाले की, दोष वाला जो संयम है, दोष वाला जो चारित्र है उसकी प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन जो शुद्ध निर्मल चारित्र है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं चारित्र गुण पर इफेक्ट पड़ रहा है संचलन चतुष्क के उदय के कारण। इसलिए संचलन चतुष्क का जो घात्य गुण है वो क्या है, चारित्र। अब ये जो चारित्र है, इस चारित्र पर संचलन चतुष्क के उदय रहते क्या पूर्ण घात हो जाता है? हमने देखा ना कि दोष वाला चारित्र तो मिलता है, शुद्ध भले ही ना मिले, मतलब पूर्ण रूप से घात नहीं हो रहा। अगर पूर्ण रूप से घात नहीं हो रहा तो मतलब आंशिक रूप से घात हो रहा है, पूर्ण घात नहीं हो रहा। तो ये प्रकृति क्या है, देश घातिनी प्रकृति है। ठीक है, देश घातिनी प्रकृति है, मतलब ये क्या दर्शाता है, आंशिक घात संभव है। और आंशिक घात संभव है का क्या अर्थ हुआ, आंशिक घात संभव, आंशिक घात संभव है मतलब ये देशघाती अनुभाव है, देशघाती अनुभाव। अब देशघाती अनुभाव है, देशघाती अनुभाव, ये तो हो गया पूर्ण घात नहीं है। सेकंड है आंशिक घात है। थर्ड है पूर्ण घात होता है क्या, कभी पूर्ण घात भी संभव है क्या? पूर्ण घात संभव मतलब किसका, चारित्र का, चारित्र का पूर्ण घात संभव है क्या? पूर्ण घात संभव होने का अर्थ है बिल्कुल भी चारित्र नहीं मिला। जब संज्वलन चतुष्क का उदय रहता है तब जीव को चारित्र बिल्कुल भी ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? तो यस, ऐसा होता है, क्योंकि संज्वलन चतुष्क का उदय कब होता है,
संजुलन चतुष्क का उदय 1 से लेकर 10 तक पूरा होता है। ऐसा नहीं समझना ओनली संजुलन का उदय कब रहता है, तो बताते हैं कि 6 से 10 तक ओनली संजुलन है, क्योंकि फिफ्थ में क्या होता है, अप्रत्याख्यान सॉरी फिफ्थ में प्रत्याख्यानावरण का भी उदय रहता है, फोर्थ में अप्रत्याख्यानावरण प्लस प्रत्याख्यानावरण प्लस संज्वलन तीनों का उदय रहता है, फर्स्ट सेकंड में अनंतानुबंधी प्लस अप्रत्याख्यान प्लस प्रत्याख्यानावरण प्लस संज्वलन चारों का उदय रहता है। तो संज्वलन में तो फर्स्ट से ही उदय, मिथ्या दृष्टि जीवों में संज्वलन का उदय नहीं होगा क्या, उनके अंदर भी संज्वलन का उदय है, पर उनका जो संज्वलन का उदय है ना, उसने उस चारित्र गुण को बिल्कुल भी क्या नहीं करने दिया, प्रकट नहीं होने दिया। मतलब उस चारित्र गुण का पूर्ण रूप से भी घात संभव होता है। कब संभव होता है, जब जीव को आंशिक रूप से भी चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पाती। और ऐसा होता है क्या, तो हाँ ऐसा होता है। किन जीवों के साथ होता है, जिनको चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई उनको बोलते हैं अविरत जीव। तो जो भी अविरत जीव है उनके चारित्र गुण का पूर्ण रूप से घात होता है। तो चारित्र गुण का पूर्ण रूप से घात संभव है, किसमें संभव है, अविरत जीवों में। किसके उदय रहते, संज्वलन चतुष्क के उदय रहते। और सेम ही होता है नौकशाय के साथ भी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियां। अध्याय 7 है पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति। पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति टोटल की अपेक्षा देता है हम यहाँ पर सेम से पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति अपना फल किस प्रकार का फल देती हैं, वो उस अकॉर्डिंग क्या कहलाती है, पुण्य या फिर पाप। मतलब उनका जो फल है क्या वो अच्छा है, अगर अच्छा है, अच्छा मतलब प्रशस्त, दूसरा वर्ड है इसके लिए प्रशस्त, प्रशस्त फल है तो वो प्रकृति पुण्य प्रकृति कहलाती है। और अगर अप्रशस्त मतलब बुरा या फिर खराब फल दे रही है तो वो अप्रशस्त फल देने वाली है, तो वो प्रकृति पाप प्रकृति कहलाती है। ठीक है, पुण्य प्रकृति की क्या डेफिनेशन है, प्रशस्त या फिर अच्छा फल देने वाली प्रकृति पुण्य प्रकृति कहलाती है, और अप्रशस्त या फिर खराब फल देने वाली प्रकृति क्या कहलाती है, पाप प्रकृति। इनका दूसरा नाम है शुभ और अशुभ। शुभ प्रकृति या फिर अशुभ प्रकृति। जब भी हम शुभ प्रकृति की बात करते हैं मतलब हम पुण्य प्रकृति की बात कर रहे हैं, अशुभ प्रकृति की बात करते हैं मतलब हम पाप प्रकृति की बात कर रहे हैं। ऐसी शुभ या फिर पुण्य प्रकृति टोटल कितनी होती है, 42। और जो पाप प्रकृति वो कितनी होती है, 84। हमने कितनी प्रकृतियों की अपेक्षा देखा है, तो यहाँ पर भी हम 122 की अपेक्षा ही देखते हैं, क्योंकि फल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है ना वो लिया गया है श्री बंध शतक के अनुसार। बंध शतक के अनुसार बंध शतक में 120 प्रकृति का ही वर्णन होता है, पर हमको फल बताना है। मतलब हमको जो दो प्रकृति है उनको भी बताना है कि वो अच्छी फल देने वाली है या बुरी, क्योंकि उनका उदय तो होता है, वो फल तो देती है। तो हमारी आत्मा पे प्रशस्त फल देंगे या अप्रशस्त, ये भी हमको बताना पड़ता है, इसलिए उनको हमने पुण्य और पाप में इंक्लूड किया है। इसलिए हम 122 की अपेक्षा बोलते हैं। अब 122 की अपेक्षा मतलब 122 में 42 प्लस 84 जब हम करते हैं तो इसकी काउंटिंग कितनी हो जाती है, इसकी काउंटिंग हो जाती है 126। तो यहाँ पर 122 प्रकृति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी 126 हो जाती है। मतलब 4 प्रकृति का क्या है, गड़बड़ घोटाला। अब ये जो गड़बड़ घोटाला है वो कौन सा है, तो वो बता रहे डायरेक्ट आपको रिवीजन क्लास है इसलिए बताती हूँ। वर्ण चतुष्क। वर्ण चतुष्क जो है ना वो दोनों तरफ, यहाँ पे भी अपना हाथ मार देता है, दोनों हाथ में लड्डू, इधर भी और इधर भी। वर्ण चतुष्क शुभ प्रकृति में भी गिना जाता है, अशुभ में भी गिना जाता है। अगर 2 बार किसी प्रकृति को गिनते हैं तो मतलब 122 में से 4 प्रकृति अगर हम माइनस करते तो कितनी बची थी हमारी, 118 प्रकृति। 118 प्रकृतियों में जितनी भी प्रकृति हैं सब या तो ये वाली होंगी या फिर ये वाली होंगी। लेकिन जो वर्ण चतुष्क है ना वो दोनों में आ जाता है। मतलब वर्ण चतुष्क को हमको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, पुण्य में भी और पाप में भी। तो 118 प्लस 4 की काउंटिंग के हिसाब से 126 हो जाता है, जो हमारी इसका एडिशन है। ये क्लियर हुआ 126 कैसे आया।
42 प्लस 84 मिला के 126 हुआ, लेकिन 126 प्रकृति तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो 122 ही प्रकृति है। तो 122 प्रकृति में 4 प्रकृति का क्या है, तो 4 प्रकृति मतलब जो वर्ण चतुष्क है उसको हमने शुभ में भी लिया और अशुभ में भी लिया। अगर वर्ण चतुष्क को हम इंक्लूड ना करें, 122 में से वर्ण चतुष्क हटा दे तो हमारे पास 118 प्रकृति बचती है। 118 प्रकृति में से 38 प्लस 80, इसमें से भी वर्ण चतुष्क हटा दो, इसमें से भी वर्ण चतुष्क हटा दो, तो हमारी 118 प्रकृति हो गई। अब इसमें जब हम वर्ण चतुष्क इसमें भी ऐड कर देते हैं और इसमें भी ऐड कर देते हैं, तो हमारी जो काउंटिंग है वो 42 और 84 बन जाती है, जो कि हमारी 126 है। वर्ण चतुष्क को दोनों में रखा है हमने, ठीक है। अब वर्ण चतुष्क शुभ भी है अशुभ भी है, प्रशस्त फल भी देते हैं, अप्रशस्त फल भी देते हैं। तो जो वर्ण चतुष्क की 16 प्रकृति है उसमें से कुछ प्रकृति ऐसी हैं जो प्रशस्त फल देती हैं और कुछ प्रकृति ऐसी हैं जो अप्रशस्त फल देती हैं, वो हम आगे या फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस हमको इतना ही देखना, 42 प्लस 84 क्या हो गया, 126 हो गया। तो वो किस अपेक्षा हुआ, तो वो वर्ण चतुष्क का रिपीटेशन के कारण हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त। 42 में 42 प्रकृति जो है वो सारी 42 प्रकृतियां ये 42 प्रकृति कौन कौन सी है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना, पुण्य प्रकृति मतलब अच्छा फल देने वाली, प्रशस्त फल देने वाली प्रकृति है। प्रशस्त फल देने वाली जो प्रकृति होगी वो कभी भी आत्मा पे अप्रशस्त खराब चीज कुछ नहीं होने देगी। तो हमने देखा कि जितनी भी घाती कर्म है ना, घाती कर्म की जो प्रकृति, घाती कर्म की प्रकृति कितनी है, अभी हमने देखी थी 47। घाती कर्म की 47 प्रकृतियां टोटल आत्मा पे क्या करती हैं, आत्मा के मूल गुणों का घात करती हैं, मतलब आत्मा पे वो अपना अप्रशस्त फल दे रही हैं। अप्रशस्त फल देने के कारण टोटल घाती कर्म की 47 प्रकृतियां क्या होती हैं, पाप प्रकृति ही होती हैं। तो 84 में से सीधा सीधा 47 प्रकृति तो माइनस कर ही दो। ये 47 प्रकृति कौन सी है, घाती प्रकृति। घाती कर्म की प्रकृतियां 47 है, वो 84 में से हमने माइनस कर दिया तो कितनी बची, 34 प्रकृति के बारे में हमको देखना रहेगा कि 34 और कौन सी प्रकृति है। 34 ही बची है ना, 37 आएगा दीदी, 37 है ना, 37 प्रकृति। अब ये जो 37 प्रकृति है ना, इसको हम ऐसे देख लेते हैं, 37 प्रकृतियों में से सीधा सीधा 34 प्रकृति एक हो गई, ठीक है। 34 प्रकृति एक होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 1 1 और 1, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 37 टोटल। तो 47 84 की काउंटिंग हमने कैसे करी, पहले पाप प्रकृति को देख लिया हमने, टोटल 84 पाप प्रकृति है। 84 पाप प्रकृति में से 47 तो घाती कर्म की सीधे, घाती कर्म मतलब 47 कौन सी है, ज्ञानावर्णी की 5, दशनावर्णी की 9, मोहनी की 28 और अंतराय की 5। ये प्रकृति तो सीधे सीधे पाप प्रकृति है। उसके अलावा हमारे पास 4 कर्म और बचे, वेदनी कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। हाँ, वेदनी, आयुष्य, नाम, गोत्र। वेदनी कर्म में एक प्रकृति, अब पाप है, आप खुद ही जज कर सकते हो कि पाप प्रकृति वेदनी कर्म की कौन सी है, असात वेदनी। कौन सी प्रकृति है वेदनी कर्म की जो अप्रशस्त फल देगी, असात वेदनी। उसके बाद ये तो हो गया वेदनी कर्म, फिर आता है आयुष्य कर्म। आयुष्य में कौन सी है, तो ओनली नरक आयु। नरक आयु ही ऐसी है जो क्या है, पाप प्रकृति है आयुष्य कर्म की। बाकी तीनों ही आयुष्य पुण्य प्रकृति होती है, तीनों ही आयुष्य अपना जो फल देती हैं वो अच्छा रहता है उनका। जब भी फल होता है, वो जब भी उदय में आती है तो वो अच्छे रूप में ही अपना फल देती है। फिर उसके बाद एक प्रकृति है उच्च गोत्र, ठीक है। उच्च गोत्र नीच आएगा, नीच गोत्र आएगा, नीच गोत्र आएगा। पाप प्रकृति है ना, नीच गोत्र, ठीक है। नीच गोत्र जो है वो पाप प्रकृति, वो अपना अप्रशस्त फल देती है, ठीक है। उसके बाद बचा 1 1 1 हो गया, 37 चाहिए था, 34 प्रकृति सभी नाम कर्म की होंगी, ठीक है। ये नाम कर्म की प्रकृति को हम खुलासा करेंगे। अभी हमने ये देख लिया 1 1 1 प्लस 34,
ये 37 प्रकृति किसकी है? अघाती कर्मों की, और 47 प्रकृति घाती कर्मों की है। ये 84 प्रकृति क्या है? पाप प्रकृति है या फिर अशुभ प्रकृति। ठीक है, अशुभ प्रकृति 84 में से सीधे सीधे घाती कर्म की तो 47 पूरी लेना, बचे 37 अघाती कर्म की। तो वो अघाती कर्म की जो 37 है वो क्या है? एक असातवेदनी, एक नरकायु, एक उच्च गोत्र, प्लस 34 नाम कर्म की। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारी क्या बची? पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति 44 है। पुण्य प्रकृति में हमारे पास 1 2 3 4 ही बचेगा, क्योंकि हमारे 8 कर्मों में से 4 कर्म तो सीधे सीधे इसी में चले गए, बचे 4 कर्म। अब 4 कर्म में भी दो दो प्रकृति वाले कौन से थे? असातवेदनी और सातवेदनी। तो यहाँ पर बचा असातवेदनी और सातवेदनी। असातवेदनी यहाँ पर ले लिया तो ये क्या हो गया? सातवेदनी हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और क्या बचा? यहाँ पर नीच गोत्र था, तो ये हो। फिर हम आते हैं आयुष्य पर। यहाँ पर हमने एक आयु ले ली, तो हमारे पास कितनी आयु बची? 3 आयु। तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। ये 3 जो आयु है ये क्या है? हो गई प्रशस्त फल देने वाली। फिर उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा? नाम कर्म की 34 प्रकृति हमने यहाँ पर ले ली। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों के बारे में बात करते हैं? 122 में से 67 में से अगर हमने 34 की बात कर ली तो हमारे पास कितनी बची? 37। तो ये पूरी 37 प्रकृति क्या है? शुभ प्रकृति या फिर पुण्य प्रकृति हो गई। 33 रहेगी। 37 है। आपने जो 67 से 34 सॉरी हाँ ठीक है, ये हो गई 33 प्रकृति। ठीक है, 33 प्रकृति क्या हो गई? नाम कर्म की पुण्य प्रकृति हो गई। लेकिन साथ ही साथ में हमने एक चीज देखी थी, 67 जो 126 की हमने बात करी, 67 में हमको +4 भी करना है, मतलब हमको टोटल किस में से लेना है? 71 में से। ठीक है, 71 समझ आया ना कैसे लिया हमने? 67 प्लस को रिपीट किया, तो 71 में से जब हम 34 माइनस करते हैं तो फिर हमारा 37 बचता है। तो ये 37 प्रकृति पुण्य प्रकृति में आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया 71 माइनस 34, 37 प्रकृति नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नाम कर्म की जो प्रकृति है उनको हम खुलासा करेंगे, बाकी हमने देख लिया है। इसका अगर चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं एक बार। ठीक है, इसमें किसी के कोई डाउट्स है क्या? कल की क्लास में हम लोग नाम कर्म की 37 और 34 को खुलासा करेंगे, और उसके बाद फिर जो वर्ण चतुष्क है, रिपीटेशन हुआ है, उसकी रिपीटेड प्रकृतियां कैसे हैं वो देखेंगे। मतलब जो वर्ण चतुष्क के 20 प्रकृतियां हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन सी प्रकृति शुभ है और कौन सी अशुभ है। फिर पुण्य और पाप प्रकृति का जो विभाजन का रीजन है, मतलब इन सभी प्रकृति को हमने पुण्य में माना, इन सभी को पाप में माना, उसका जो भी रीजन है वो हम देखेंगे कि किस वजह से इन प्रकृतियों को पुण्य प्रकृति बोलते हैं और किस वजह से, किस रीजन से इन प्रकृतियों को पाप प्रकृति बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारे परसों के टेस्ट जितना सिलेबस जो है वो कवर हो गया। तो आपको उसमें भी कोई डाउट रहता है तो फिर अगर टाइम बचता है तो कल हम वो डिस्कस करने के भाव रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय अशात्मा के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।